देखो, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हम WHO डेफिनेशन देखें, किसी भी पेशेंट को अगर छाती में इन्फेक्शन है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है और उसकी जो ब्रीथिंग रेट है उसकी एज से ज़्यादा हुई तो उसको वो नमूनिया बोलते हैं। अब कश्मीर में जो पब्लिक डोमेन में नमूनिया का वो मतलब कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लंग जो है वो पूरे मतलब पानी हो गए हैं, मतलब उनमें कंसल्टेशन हो गया है। लेकिन नमूनिया की डेफिनेशन उससे बहुत मतलब छोटे लेवल से ही लगाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन छाती में हो उसको नमूनिया बोलते हैं। लेकिन जिस चीज़ को कश्मीर में लोग नमूनिया समझते हैं वो उनका मतलब ये होता है कि उनके लंग में कंसल्टेशन हुआ है, एक मतलब पैच, उनको एक लंग में पैच हुआ है। तो अगर वो चीज़ होती है तो उसमें अगर पेशेंट का ब्रीदिंग एबनॉर्मल है, फीवर रहता है तो पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। तो मिनिमम एंटीबायोटिक्स उसमें 14 डेज लगते हैं। तो अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन उसमें हुई, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भी प्लूरल डिफ्यूजन फ्लूइड होता है लंग में, कभी हमें ड्रेनेज भी करना पड़ता है, तो उसको 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। मेरी बात सुने लोग गौर से। सबसे ज़्यादा जब कफिंग, वीजिंग, स्नीजिंग बच्चे में आए, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, मतलब मैं बताता हूँ 80% टाइम्स ये वायरल इलनेसेस होती है। सो डोंट ट्रीट दीज वायरल इलनेसेस विथ एंटीबायोटिक्स। लोगों को ये समझना है कि कफिंग, वीजिंग, स्नीजिंग, नाक से पानी बहना, फीवर, उनको ये समझना है कि ये वायरल होगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट समझे वो ये वायरल है, और बाय डिफ़ॉल्ट समझे कि एंटीबायोटिक नहीं देना है। ठीक। लेकिन लोगों को ये भी बाय डिफ़ॉल्ट समझना है, चाहे न्यूमोनिक इलनेस में बताऊंगा या छाती का इन्फेक्शन बताऊंगा, जो भी टर्म आप इस्तेमाल करें, चाहे वो इलनेस वायरल हो, चाहे वो इलनेस बैक्टीरियल हो या किसी और चीज़ से हो, अगर आपके बच्चे में ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है, चेस्ट टाइटनेस है, SpO2 फॉल हुआ, छाती से अजीब-गरीब आवाज़ें आती है, विस्लिंग साउंड्स, मतलब एबनॉर्मल साउंड्स आती है, उस ज़मन में वायरल बैक्टीरियल को छोड़ के वो इमीडिएटली अपनी नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी को कंसल्ट करें। और अगर ये जो मैंने 2 लाइनें आपको बताई, इसमें अगर लोग ये करते हैं, मैं बताता हूँ 100 में 1 को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये कोई खतरनाक स्टेटमेंट नहीं है, इससे वो बड़े सेफ रहते। करना क्या, लोगों को डेंजर साइंस पे नज़र रखनी है, बच्चे को देना है पैरासिटामोल, कहवा और निबुलाइजेशन दे सकते हैं। निबुलाइजेशन इज ए सेफ थिंग, दे सकते हैं। 5-6 दिन वेट करें आराम से। अगर वो डेंजर साइंस नहीं आते हैं तो 99% बच्चे ठीक हो जाएंगे विदाउट कंसल्टेशन। इंसान एक मशीन है और जो डाइट है इसका फ्यूल है। आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल ही चाहिए, आप मिट्टी का तेल या डीजल उसमें नहीं डाल सकते। तो इंसान का जो फूड होता है ना, स्टेपल फूड, जो टाइम टेस्टेड फूड है, वो हमारे किचन में है। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, आपको साइंस ने कुछ भी दिए, बहुत चीज़ें दी, सेल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, एरोप्लेन, टेक्नोलॉजी, सब पीक पे साइंस। आप हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं साइंस कहाँ नहीं है। ज़मीन से लेके चांद तक साइंस है हर जगह। लेकिन जो खाना पीना है लोगों का, ये साइंस ने डिटरमाइन नहीं किया है। ये इंसान ने अपना खाना पीना खुद सीखा है, लेकिन साइंस अब उनको कैलकुलेशंस देता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले लोगों को मैं ये बताऊंगा, जैसे हम कश्मीर में रहते हैं तो हमारा स्टेपल फूड है राइस, हमें किचन का राइस खाना चाहिए। नेचुरल फूड है वेजिटेबल्स, फिर हम नॉन वेजिटेरियन मीट है, एग्स है, काउ मिल्क है, जो नेचुरल है। ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा नेचुरल है। हमें अपने बच्चों को सिर्फ यही खिलाना चाहिए। और मैं लोगों को आपके माध्यम से बोलता हूं कि जब हम फूड को कुक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो खराब हो जाती है किसी हद तक। इसलिए 1/4 जो खाना पीना रहना चाहिए, मतलब लोग बड़ों का या छोटों का,
वो होनी चाहिए रा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जिसको हम सैलड वगैरह कहते हैं। अगर जब तक लोग ये खाते हैं, ये प्रॉपर फ्यूल है इनकी बॉडी के लिए। लेकिन जब यही लोग अपने बच्चों को आइसक्रीम बार बार देंगे, पिज्ज़ा बार बार देंगे, फास्ट फूड देंगे जिनमें पामोलिन ऑयल वगैरह, तो ये जंक फूड है। इन फूड से क्या होता है, आपका जो इंटेस्टाइनस है उनको पेन एब्डोमेन रहता है, रिकरेंट पेन एब्डोमेन, और उनका जो इम्यून सिस्टम है उसकी जो कुव्वत है वो ख़त्म हो जाती है, और उनका जो ब्लड है वो एलर्जी एक्सीज में चला जाता है, तो पेशेंट्स को एलर्जिक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। एलर्जी इतनी कॉमन हुई है जंक फूड से कि इसका जो प्रेवलेंस है वो बहुत बढ़ गया है। आपके माध्यम से मैं लोगों को एक और बात बताऊंगा, अगर आपके बच्चों को महीने में 2-3 बार छाती खराब हो जाती है, आपको बार बार नेबुलाइजेशन देनी पड़ती है, आपके बच्चे को खांसी आती है, 14 दिन ठीक नहीं रहती है, आपके बच्चे को रात भर खांसी आ जाती है, आप डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, एक दिन एक डॉक्टर के पास, दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर के पास, तीसरे दिन तीसरे डॉक्टर के पास, आपके घर में दवाइयों के शेल्फ भरे पड़े हैं, आपके बच्चे को बार बार हॉस्पिटल एडमिशन हो जाता है, तो वो डिजीज़ जो है ना वो वायरल है ना बैक्टीरियल है, उस डिजीज़ जो है वो लंग की एलर्जी है, या आप उसको चाइल्डहुड एज़मा भी बोल सकते हैं। अगर मुझे जितने भी लोग सुनते हैं, अगर ऐसी कंडीशन उनके बच्चे को है, उनमें एंटीबायोटिक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमें एलर्जी का ट्रीटमेंट करना है, और उन बच्चों को ज़रूरत जो है या उनका जो असली मेडिकेशन है वो इन्हेलर्स है। मैंने ये बात इसलिए छेड़ी कि एक एलर्जी और जंक फूड का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है यहाँ। एलर्जी के बहुत किस्म है, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। एक एलर्जी होती है जो सीजनल है, एक एलर्जी होती है जो पेरिनियल है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है सीजनल है कि पेरिनियल है, पूरे साल रहती है। इम्पॉर्टेंट ये है मेरे हिसाब से कितनी ज़्यादा एलर्जी है। अब एलर्जी जो है स्किन में होगी तो डर्माटोलॉजिस्ट आपको बोलेगा ये अर्टिकेरिया है, तो नाम बोला उसने, फिर उसको नाक बहती है तो ये एंटी बोलता है ये एलर्जिक राइनाइटिस है। जब पीडियाट्रिशियन के पास आता है वो बोलेगा इसको एज़मा है। लेकिन तीनों तकलीफें एक ही है, एलर्जी है, क्योंकि आपका जिस्म एक है। अब किसी में ये 2 जगह होगी, किसी में 3 जगह होगी, किसी में 1 जगह होगी, लेकिन तकलीफ एक है। नाम 3 एरियाज में या 3 डिपार्टमेंट्स ने 3 रख दिए। तो मेरे लिए ये नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस एलर्जी की कितनी सीवियरिटी है, चाहे ये सीजनल है या आपको ये पेरिनियल है। अगर एलर्जी की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, क्लासिफाइड है कि आपके बच्चे को अगर एक भी बार एडमिशन हो जाए एलर्जी के लिए हॉस्पिटल में, तो उन बच्चों के लिए जो है ट्रीटमेंट वो इन्हेलर्स है। अब मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूँ यहाँ जो मोस्ट पेरेंट्स है, चाहे वो एजुकेटेड है, चाहे वो रूरल है, चाहे वो अर्बन है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनको लगता है इन्हेलर्स जो है ये डेंजरस दवाई है, उनको खतरा लगता है उनसे। लेकिन आपके माध्यम से मैं लोगों को कहूँगा, अगर आपके पास ऐसा बच्चा है जो बार बार छाती के तकलीफ में मुब्तला है, आपको रोज़ हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपको रोज़ दवाई लानी पड़ती है, उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस इन्हेलर है। आप समझते हो जो इन्हेलर? हाँ, इन्हेलर देते हैं। इन्हेलर है। और जब तक वो लोग डॉक्टर शॉपिंग करके बोतल्स का इस्तेमाल करते हैं, तब तक वो भी नुकसान में है, बच्चे का जिस्म भी नुकसान में है, बच्चे की लंग्स भी खतरे में है। जब वो समझेंगे कि ये एलर्जी डिसऑर्डर है और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस इन्हेलर है, वो काफ़ी नंबर बढ़ गया है कश्मीर में कोविड के बाद, तो उनको इन्हेलर से बहुत फ़ायदा है। आप यकीन नहीं करोगे कि हम कश्मीर में हर एक घर में अब नेबुलाइज़र है, हर एक घर में, और नेबुलाइजेशन यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हिंदुस्तान में जो कंपनियां नेबुलाइजेशन की दवाई बनाते हैं, तो उनसे मुलाकात हो जाती है कभी, तो वो भी हैरान है। वो बोलते हैं इतना ज़्यादा नेबुलाइजेशन जो अदर स्टेट्स है इंडिया की, तो उधर इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि उनके पास तो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहती है स्टेट टू स्टेट। अगर आप हिंदुस्तान से बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे, वहाँ नेबुलाइजर्स वो इस्तेमाल करते ही नहीं है।
बहुत से कंट्रीज ने इनको बैन लगाया है। क्यों? वो बोलते हैं ये हमारी कंट्री का पावर मतलब ज़ाया करती है, और जो आप उसमें दवाई डालते हो और वो दवाई भी ज़ाया हो जाती है। जब लोग निबुलाइजेशन करते हैं ना, 90% निबुलाइजेशन वो रूम को हो जाती है, और 10% वो या 10% वो बच्चे को हो जाती है। मैंने इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए छेड़ा, बहुत से पेरेंट्स मैंने देखा पूरे साल भर वो अपने बच्चे को निबुलाइज करते रहते हैं। देखिए बच्चे बहुत किस्म के हैं। अगर आप एक मोहल्ले में जाओगे, एक बच्चा बोलेगा 6 साल तक मेरा बच्चा बीमार ही नहीं हुआ तो ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। दूसरी माँ बोलेगी हाँ साल में मुझे 2 बार डॉक्टर को दिखाना पड़ा। लेकिन एक किस्म की माँ मोहल्ले में जरूर होगी, वो आपको बोलेगी मुझे हफ्ते में 2 बार, महीने में 3 बार डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ता है। तो ये बात मैंने उन्हीं पेरेंट्स के लिए छेड़ी। अगर आपके साथ ऐसा मसला है, नंबर 1 कंसल्ट योर डॉक्टर पीडियाट्रिशियन। पॉइंट नंबर 2, अगर उस डॉक्टर ने आपको बोला इनहेलर करो बच्चे को, तो वो इनहेलर रिलीजियसली और खुशी खुशी से स्टार्ट करो, क्योंकि उसी से आपके बच्चे को फायदा है। आपकी सासू माँ, आपका मामा, आपका पापा, आपके रिश्तेदार, आपके नेबर आपको बोलेंगे कि ये इनहेलर तो बूढ़े करते हैं, ये इनहेलर तो अस्थमा वाले करते हैं, इससे खतरा है। लेकिन इस प्रोग्राम से अगर मेरी ये मैसेज लोगों तक जाए कि उनका जो सेफेस्ट ट्रैक है उस टाइम वो इनहेलर्स है, तो मुझे लगता है कि जो मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर 20 इयर्स का है, मुझे लगता है एक फर्ज मेरे से वो मैं अंजाम दूंगा अगर आपके माध्यम से सिर्फ ये मैसेज लोग समझेंगे। बाकी वायरल फीवर्स, बैक्टीरियल फीवर्स, ये आता जाता किस्सा है। जब तक इंसानियत है ये रहेगा, जब तक जहलिम है तब तक वायरसेस है, जब तक इंसान है तब तक ये है। और बच्चे बीमार होते रहेंगे, डॉक्टर के पास आते रहेंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। मैं आपको बोलता हूँ जब तक कयामत है तब तक ये सिस्टम रहेगा। लेकिन लोगों को ये समझना है कि हर एक खांसी या हर एक जुकाम ये वायरल और बैक्टीरियल नहीं है। इनको समझना है कि एक बड़ा पोर्शन जो है वो एलर्जी सिस्टम भी है, और एलर्जीज का ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ स्प्रेज और इनहेलर से होता है। लेकिन आफ्टर डॉक्टर एक प्रॉपर असेसमेंट करेगा, क्लास पे करेगा, समझ रहे हो कि नहीं। और फिर उनका ट्रीटमेंट है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, उनका ट्रीटिंग पीडियाट्रिशियन ही बोलेगा। लेकिन मेरी मैसेज वो नहीं है कि वो कैसे करेगा, कौन सी लेवल ट्रीटमेंट देगा। लेकिन मेरी मैसेज लोगों से ये है कि मेहरबानी करके इनहेलर्स को एक्सेप्ट करो। जब मैं 2024 में अपनी एजुकेटेड मदर या फादर को ये बोलते हुए देखता हूं कि ये इनहेलर जो है ये एक डेंजरस दवाई है, इससे खतरा है, मैं खुदा की कसम कहता हूं मुझे शर्म आती है कि हम किस दुनिया में रहते हैं, हम प्लेनेट के किस पार्ट में रहते हैं जहां पर कनाडा वगैरह कंट्रीज ने नेबुलाइजर्स को बैन किया है। दे डोंट अलो। मुझे एक दिन एक डॉक्टर साहब ने मिला, बोला इंडिया का पेशेंट कनाडा में था, क्योंकि हिंदुस्तान में तो ये कश्मीर वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी इंडिया वाली प्रॉब्लम है, सब कंटिनेंट वाली प्रॉब्लम है। तो बोला उसको यहाँ इंडिया में आदत हुई थी नेबुलाइजर देने बच्चे को बार बार। तो कनाडा में गया, उसने अमेज़न से किया था ये ऑर्डर, क्योंकि अमेज़न तो कभी इंटरनेशनली भी ना ऑर्डर ले जाता है। तो जब नेबुलाइजर किसी और कंट्री से कनाडा पहुंचने लगा, जब वो डिलीवरी पॉइंट पे आया तो वो ब्लॉक हो गया, उसको बुलाया गया, आपने ये क्यों ये गैजेट परचेज किया, दिस इज नॉट अलाउड, नॉट एज ए मेडिकल गैजेट, दैट वाज नॉट अलाउड बिकॉज दे डोंट अलाउ ऑन देयर इलेक्ट्रिसिटी। उनका इलेक्ट्रिसिटी से फॉर एग्जाम्पल नेबुलाइजर लेता है वोल्टेज 220, उनकी वहां जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कम है 100। उन्होंने ये एलईडी सिस्टम लगाया, आप समझते हो, वो इंजीनियरिंग का टर्मिनोलॉजी है। उन्होंने बोला एलईडीज लगाओ, 100 से हमारा काम चलेगा। अब वो 220 वोल्टेज वाली मशीन तो एलो नहीं करेंगे ना, समझ लो कि नहीं। तो उन्होंने उसको बोला भाई ये कौन सी मशीन आपने यहाँ लाई, ये तो हमारे पूरे कनाडा में ही नहीं है ये मशीन, ठीक। तो ये चीजें मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारे जो लोग हैं हमें भी साइंस के साथ चलना चाहिए, और जहाँ जहाँ लोगों को एजमा प्रॉब्लम है, एलर्जी प्रॉब्लम है,
वहाँ पे ट्रीटमेंट स्प्रेज और इनहेलर से करे। और ये लंबा ट्रीटमेंट होता है 3-3 महीने का। ये नहीं कि आपने स्प्रे लिया 10 दिन किया और 10 दिन के बाद आपने घर में किसी संदूक, किसी अलमारी, किसी शेल्फ या किसी पतीले के नीचे रख के 25वें दिन वापस आए डॉक्टर साहब को कि सर मैंने इनहेलर भी इस्तेमाल किया, फर्क नहीं हो रहा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई मैजिक वैंड, ये पीडियाट्रिशियन मतलब या कोई तावीज़ या कोई फूंक दे और एक बच्चा ठीक हो जाए। तो इस तरह से मैं इसमें बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि जो एलर्जिक डिसऑर्डर्स है लोग उसकी तरफ भी थोड़ा एजुकेटेड हो जाए कि हर कोई खांसी जो है वो ये नहीं होता है कि ये इन्फेक्शन है और वो जल्दी जल्दी दुकान पे जाके वहाँ से इन्फेक्शन की दवाई लाते हैं। और उससे क्या होता है, जब एलर्जी पेशेंट को आप इन्फेक्शन की दवाई बार बार देते हो तो वो ये होता है कि आप आग में पेट्रोल डालते हैं। समझ रहे लोग नहीं? तो मेरा ये मैसेज है लोगों को कि वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, निमोनियाज ये होते रहेंगे, ट्रीटमेंट भी चलता रहेगा, ट्रीटमेंट करते हैं लोग। लेकिन एक सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है, बड़ा ग्रुप है पेशेंट्स जिनको एलर्जिक डिसऑर्डर्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। आपके माध्यम से मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, वो बच्चे जिनको बार बार खांसी आ जाए, महीने में 1-2 बार, साल में 5-6 बार, जिनको फैमिली में एलर्जी हिस्ट्री है, चाहे स्किन की, चाहे नाक की, चाहे चेस्ट की, जिनको डॉक्टर शॉपिंग करने पड़े, बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा दवाई खाई है, ऐसे पेशेंट्स को समझना चाहिए कि शायद ये एलर्जी है, हमें डॉक्टर साहब के पास जाना है। और उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर उस डॉक्टर साहब ने उनको इनहेलर्स रिकमेंड किए, उनको खुश होना चाहिए रादर दैन कि वो नेगेटिव फीलिंग जो लेते हैं कि बस अब तो ख़त्म है दुनिया, इनहेलर्स मुझे 1 साल या 6 महीने या 15 महीने के बच्चे को दे रहे, अब तो शायद दुनिया ख़त्म है। नो, जब आप इनहेलर्स करोगे उससे जो आपके बच्चे के अंदर एलर्जी की तकलीफ है वो ख़त्म होगी, आपकी बच्चे की छाती ग्रो होगी, आपका बच्चा बढ़ेगा, आपका बच्चा रोज रोज स्कूल जाएगा, आपके बच्चे को फूड फ्रीडम मिलेगा। वो बच्चे जो होते हैं ना, उनको थोड़ा सा भी आप कुछ दे दो, थोड़ा सा भी, नेक्स्ट मॉर्निंग वो पूरे कॉफिंग वीजिंग करते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ।